नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी में नई कोरोना गाइडलाइंस, सिर्फ 25 लोगों की मौजूदगी में होंगी शादी, प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जरूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक अब बंद अथवा खुले स्थानों पर समारोह में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। कार्यक्रम के दौरान सारे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा। नियमों का पालन कराने की पूरी तैयारी आयोजकों पर होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्यवाही की जा सकती है। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समारोह में बैठक की समूची व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक व्यवस्था में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। समारोह स्थल पर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की जिम्मेदारी भी आयोजनकर्ताओं की ही होगी। यूपी में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश में बीते 18 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस मिलने की संख्या में काफी गिरावट आई है। हालांकि दोस्तों नदियों के किनारों पर काफी लाशें तैर तैर कर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 46 डीएम से की बात। कोरोना से जंग में कंटेनमेंट जोन और अग्रेसिव टेस्टिंग को बताया सबसे बड़ा हथियार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों से बात कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 राज्यों के 46 जिला अधिकारियों को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए और उनके अनुभवों को भी सुना। जिला अधिकारियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी है। आप अपने जिले की चुनौतियों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए जब आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है। आपका जिला कोरोना से हारता है तो देश भी कोरोना से हारता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ 3 सबसे बड़े हथियारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या हैं। हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन, अग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना मृतकों के परिवारों को मिलेगी 50-50 हजार रुपए की मदद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना महामारी से अपने परिजनों को गंवाने वाले परिवारों के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रत्येक कोरोना मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस धनराशि से परिजनों को तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन संकट से जूझ रहे परिवार को थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने कमाऊ सदस्य खोए हैं उन्हें सरकार 2500 रुपए महीना पेंशन देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में अपने माँ बाप को गंवाने वाले बच्चों की पढ़ाई और लालन पोषण का खर्च भी सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चों को 25 साल की उम्र तक 2500 रुपए प्रति महीने की मदद दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का युवाओं पर कहर, दुगनी हो गई मौतों की संख्या, नए सर्वे में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, मेरठ से महज 24 साल के 2 जुड़वा भाइयों की तस्वीर आपको रुला देगी। दोनों भाइयों ने अपने जन्मदिन के दिन एक साथ कोरोना वायरस से हार मान ली और दम तोड़ दिया। दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर में युवाओं के मौत की खबर हर दिन डरा रही है। अपने आसपास हम ऐसे लोगों को जाते हुए देख रहे हैं जो फिट नजर आते हैं और जिनकी उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच की है। इसी बीच दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हुए एक सर्वे में पता चला है कि भले ही कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यह खतरा सबसे ज्यादा युवाओं पर ही मंडरा रहा है। सर्वे के दौरान अस्पताल ने पिछले साल से लेकर अब तक भर्ती हुए 45 साल से कम उम्र के मरीजों का डेटा इकट्ठा किया। डेटा से पता चला है कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या केवल 2% थी, जबकि इस बार केवल 5 महीनों में ही इसने दुगने लोगों की जान ले ली है। यह सर्वे दिल्ली एनसीआर में मौजूद मैक्स के सभी 7 अस्पतालों में किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविन पर बुकिंग के लिए आई रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी, 1250 रुपए है एक डोज की कीमत। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच महामारी से लड़ाई के लिए अब एक और वैक्सीन आ गई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी अब बुकिंग के लिए कोविन ऐप पर उपलब्ध हो गई है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही थी। स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ करार किया है। स्पुतनिक वी का टीका हैदराबाद के जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है। इसके बाद विशाखापट्टनम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे रूसी वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अपोलो हॉस्पिटल में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की एक डोज 1250 रुपए में लगाई जा रही है, जिसमें अस्पताल का खर्च भी शामिल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने जानकारी देते हुए बताया था कि स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपए रखी गई है, जिस पर 5% जीएसटी लगेगी। इसके बाद वैक्सीन की कीमत 995 रुपए 4 पैसे हो जाएगी। इसके बाद इसमें अस्पताल का खर्च जोड़ने के बाद वैक्सीन की कीमत 1250 रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीन रंगभेद के खतरे में है वर्ल्ड, कम आय वाले देशों को नहीं मिल रही है वैक्सीन, WHO ने कहा। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने आशंका जताई है कि दुनिया में वैक्सीन रंगभेद हो रहा है। उन्होंने ऊंची आय वाले देशों और निम्न एवं निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच कोविड टीकाकरण के अंतर को उजागर करते हुए सोमवार को यह बात कही। पेरिस पीस फोरम स्प्रिंग मीटिंग में WHO प्रमुख ने कहा कि मैं केवल यह नहीं कहूंगा कि दुनिया को वैक्सीन रंगभेद का खतरा है, बल्कि इससे एक कदम आगे जाकर यह कहूंगा कि दुनिया में वैक्सीन रंगभेद हो रहा है। ऊंची आय वाले देशों में दुनिया की आबादी का 15% हिस्सा रहता है, लेकिन उनके पास दुनिया के 45% वैक्सीन है। वहीं निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा रहता है, लेकिन उन्हें दुनिया की कुल वैक्सीन से सिर्फ 17% वैक्सीन ही मिले हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल ने फिर किया गाजा पर हमला, 6 मंजिला इमारत धराशायी, इस बार शिक्षा केंद्र बने निशाना। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे हफ्ते भी यहां हवाई हमले जारी हैं। मंगलवार को इजराइल ने फिर से गाजा पर हवाई हमले किए और यहां की 6 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। वहीं पीछे न हटने को तैयार फिलिस्तीन के इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास ने भी इजराइल पर लगातार दर्जनों हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते हफ्ते हुए हवाई हमलों में अब तक 212 फिलिस्तीनियों की जान गई है। इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमले में इस बार शैक्षणिक केंद्र निशाना बने। इस हमले में जो काहिल नाम की इमारत क्षतिग्रस्त हुई, उसमें लाइब्रेरी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जुड़े एजुकेशनल सेंटर थे। यह हमले रात भर जारी रहे। हालांकि हताहतों की संख्या सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टूल किट केस, कांग्रेस ने थाने में दी शिकायत, जेपी नड्डा समेत इन नेताओं पर केस दर्ज करने की गई मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कथित फर्जी टूल केस मामले में दिल्ली पुलिस में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ नेता BL संतोष, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और अन्य नेताओं ने मिलकर उनके नाम से फर्जी टूल किट तैयार की, जिससे कोरोना की वजह से सरकार के खिलाफ पनप रहे जनाक्रोश को दूसरी ओर मोड़ा जा सके। कांग्रेस ने कहा कि इस शिकायत के जरिए हम जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, BL संतोष समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हैं। इन लोगों ने देश में अशांति फैलाने और सांप्रदायिक अशांति फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया के जरिए झूठी बातें फैलाई है। कांग्रेस के शोध विभाग के प्रमुख राजीव गौड़ा और सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दी है। इस शिकायत में मांग की गई है कि जालसाजी और झूठ फैलाने के लिए इन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास युद्ध के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने की अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की तीखी आलोचना, कहा बाइडेन के हाथ खून से रंगे हैं। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने इजराइल हमास से संयम बरतने और आम लोगों को निशाना न बनाने की अपील की है, तो तुर्की ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमला बोला है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ खून से रंगे हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगन ने कहा कि इजराइल का साथ देने वाले बाइडेन के हाथ खून से सने हैं। उन्होंने मौजूदा संघर्ष को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सीधे तौर पर कड़ी आलोचना की। एक खबर के मुताबिक एर्दोगन ने अपनी सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान बाइडेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इजराइल को हथियार बेचने को लेकर अमेरिका की आलोचना की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सरकार के पैनल की सलाह, कोरोना होने के 9 महीने बाद ही लें वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरे देश में जोर शोर से वैक्सीनेशन का काम जारी है। इसी बीच दोस्तों खबर आ रही है कि सरकार के पैनल ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो उससे उभर चुके हैं, उन्हें 9 महीने तक वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी होती है और वो अगले 9 महीने तक प्रभावी रह सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जल्द ही इस पर फैसला किया जा सकता है। ग्रुप ने रिकवरी के 9 महीने बाद ही टीका लगवाने का सुझाव दिया। अभी तक इस समय को 6 महीने तक किया गया था, लेकिन अब इसे 9 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स ग्रुप की ओर से तथ्यों को देखते हुए इस तरह का सुझाव दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16,36,51,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 33,90,000 को पार कर गई है। दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो अमेरिका उनमें ऊपर है। अमेरिका में 3,29,000 से ज्यादा सर्वाधिक मामले इस महामारी के आए हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पोलैंड आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं भारत की कि क्या है भारत के ताजा हालात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,52,00,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,78,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र ऊपर है। महाराष्ट्र में 54 लाख से ज्यादा इस महामारी के मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात आदि ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नारदा केस, मंत्रियों समेत ममता के चारों नेताओं की जमानत रद्द। टीएमसी बोली मोदी सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रही है हार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस को लेकर बवाल हो गया है। ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को आधी रात के करीब जेल भेज दिया गया। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी की जमानत रद्द कर दी थी। सभी नेताओं को सीबीआई ने कल छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद टीएमसी ने कहा कि मोदी सरकार बंगाल में हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए बदले की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को जमानत दे दी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने जल्द ही निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई कार्यालय में धरने पर बैठी रही, जबकि उनके समर्थकों ने परिसर को घेरे रखा। केंद्रीय एजेंसी की कार्यवाही के खिलाफ राज्य के कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स के लिए घर पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट की करवाई व्यवस्था। चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई पहुंचने की भी की व्यवस्था। जी हां दोस्तों, महिला क्रिकेटरों की कोरोना टेस्टिंग को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर भास्कर की खबर का असर हुआ है। बीसीसीआई ने सभी महिला क्रिकेटर्स के घर पर आरटीपीसीआर टेस्ट की व्यवस्था करवाई है। साथ ही मुंबई तक पहुंचने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की भी व्यवस्था की है। सभी महिला क्रिकेटर्स को 19 मई तक मुंबई में बायो बबल में एंट्री करने को कहा गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष खिलाड़ियों की तो टेस्टिंग की व्यवस्था करवा दी, लेकिन महिला खिलाड़ियों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की। जब यह खबरों में आई तो उसके बाद में बीसीसीआई की नींद खुली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संगम की रेती पर मुर्दों का मोहल्ला, प्रयागराज में शवों से पटा पड़ा है गंगा का किनारा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने का सिलसिला जारी है। धार्मिक महत्व रखने वाले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी किनारे लाशों के अंबार दिख रहे हैं। प्रयागराज में मीलों तक रेत में शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। सैकड़ों लाशों को दफन कर दिया गया है। अभी यूपी के उन्नाव जिले में सैकड़ों लाशों के रेत में दफनाने का मामला ठंडा नहीं पड़ा है कि प्रयागराज जिले में जो देखने को मिला उससे हैरान कर दिया है। दोस्तों प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में गंगा के किनारे घाट की स्थिति
स्थिति ऐसी है कि जहां तक नजर जाती है बस लाशें ही लाशें दिखाई देती है। इन लाशों को बीते 1 से 2 महीने के भीतर ही दफनाया गया है। अगर इन लाशों की गिनती की जाए तो इन लाशों की संख्या काफी ज्यादा होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाशों के दफनाए जाने के पीछे वजह यह है कि आसपास के लोग गरीब हैं, उनके पास दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं होते, ना ही सरकार इनकी सूद लेती है। प्रशासन के जिम्मे जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना होता है, पर अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मशहूर पहलवान सुशील कुमार को झटका, हत्या मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज। जी हां दोस्तों, ओलंपिक खेलों के व्यक्तिगत मुकाबलों में 2 मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार को झटका लगा है। हत्या मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दी है। निचली अदालत ने कहा कि सुशील कुमार पर जो आरोप हैं वो गंभीर हैं। पहली नजर में लगता है कि वो मुख्य साजिशकर्ता हैं। अभी इस मामले के कुछ अन्य आरोपी भी फरार हैं। सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है। ऐसे में अदालत अग्रिम जमानत देने की इच्छुक नहीं है। सुशील ने एक पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानती की याचिका दाखिल की थी। रोहिणी कोर्ट में उनकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से केस बनाया है और कई तथ्य छिपाए। सोमवार को ही दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते का कहर, 3 की मौत, हजारों घर हुए तबाह। जी हां दोस्तों, गुजरात में भीषण चक्रवात ताउते से हुई तबाही में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि तलाश एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। भीषण चक्रवात मंगलवार शाम तक राज्य में उत्तर की ओर जारी रहने की उम्मीद है। दोस्तों, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि हमने गुजरात में ताउते से हुई तबाही के कारण कल रात से 3 मौतों की पुष्टि कर ली है। हाल ही में बनी दीवार गिरने से एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। गरीधर तहसील में एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई और एक और मौत की खबर आई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि बीती रात जब चक्रवात ने दस्तक दी तब से यह राज्य में उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, लेकिन चक्रवात कुछ कमजोर हुआ है। प्रशासन की विस्तृत योजना के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमने 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है। हालांकि दोस्तों, माल की काफी ज्यादा हानि हुई है। महाराष्ट्र केरल में भी भयंकर तूफान की वजह से कई घर तबाह हो गए और गांवों में पानी भर गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना और चांदी के भाव में भारी उछाल। जानिए क्या है आज की कीमतें। जी हां दोस्तों, लगातार तीसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने का भाव 333 रुपए बढ़कर 47,833 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 2021 रुपए चढ़कर 73,122 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1869 प्रति औंस, जबकि चांदी $28.48 प्रति औंस पर स्थिर रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चक्रवाती तूफान बनने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि चक्रवात किस कारण से बनते हैं तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।